दोस्तों नमस्कार। आज हम क्लास 8 के हिस्ट्री दूसरे चैप्टर नंबर 2 से हम आपको कुछ बात करना चाह रहे हैं। पिछले बार हम आपसे पिछले वीडियो में पलासी और बक्सर युद्ध के बारे में हमने चर्चा की थी। दोस्तों, पलासी और बक्सर युद्ध के बाद बंगाल में, या यूँ कहें कि भारत में, कंपनी की ताकत काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब कंपनी के द्वारा यह महसूस किया जा रहा था कि अब हमें खुद नवाब बन जाना है, और ऐसा हुआ ही। दोस्तों, नवाब का क्या अर्थ है? कंपनी के अफसर नवाब कैसे बन बैठे? नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था, और इस ख्वाब के कारण इसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी के अंदर भी भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बात कर दिया गया था कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और सारा पैसा दे। रॉबर्ट क्लाइव जब दूसरी बार सत्ता में आए, दूसरी बार जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ, तो उन्हें भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। लेकिन अगर हम रॉबर्ट क्लाइव की पूरी लाइफ को देखें तो हम पाते हैं कि जब 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उनकी उम्र मात्र 18 साल थी। 1767 में वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ उनकी दौलत आप देख पा रहे हैं 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि जिसे गवर्नर में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए काम सौंपा गया था, और वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। वही नवाबों की तरह ठाट बाट में जीने के लिए वो अपने आप को ढाल लिए। 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। हालांकि उन्हें अकुत संपत्ति के स्रोत से संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से संसद के द्वारा बरी तो कर दिया गया था, लेकिन 1774 में उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली थी। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। बच्चों, यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई जो 1764 ईस्वी में हुई थी, उस लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में अपना रेजिडेंस तैनात कर दिए थे। ये रेजिडेंट्स कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें
आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर उसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। ये सहायक संधि क्या होता था? ये सहायक संधि जिस रियासत पर थोपा जाता था वो रियासत अपने से सैनिक नहीं रख सकता था। उसे कंपनी के आदेश पर कंपनी के द्वारा उसे सैनिक मुहैया कराया जाता था। उसे सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था उस सहायक संधि के अंतर्गत। और इस स्थिति में कभी ऐसा भी हो जाता था कि जो रियासत सहायक सेना के लिए पैसा चुकाने में असफल हो जाता था, उन्हें जुर्माना के रूप में अपने इलाके को ही उसे छोड़ देना पड़ता था। वो इलाका ही कंपनी के कब्जे में चला जाता था। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। 1801 में अवध के नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि नवाब ने सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। बच्चों, अब देखते हैं हम कि टीपू सुल्तान जो बहुत ही मशहूर हमारे एक शासक थे, जब कंपनी को अपनी राजनीतिक व आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण में हम इसको देख सकते हैं। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 ईस्वी में और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जो 1782 से 1799 तक सत्ता में रहे, इन जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 1769 के बीच में, 1780 से 84, 1790 से 1792 और 1799 में। 1799 की अंतिम लड़ाई श्रीरंगपट्टम में हुई थी और श्रीरंगपट्टम की आखिरी लड़ाई में ही कंपनी को सफलता मिल पाई। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह एक खिलौना है जो टीपू सुल्तान का खिलौना था। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। आप देख पा रहे हैं चित्र में। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो उनकी नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए थे। अब हम देखते हैं कि मराठों से लड़ाई किस तरह
अंग्रेज लड़ते हैं और मराठी राज्य में किस तरह वो प्रवेश करते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगे। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं शताब्दी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुई। कई मोर्चों पर यह लड़ाई लड़ी गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध यानी अंग्रेजी मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। बच्चों, इस तरह से धीरे धीरे हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक एक रियासत को जीत करके अंग्रेज काफ़ी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले चुका था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल था, उनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। वह अपने आप को भारतीय राज्यों से ऊपर समझ बैठा। अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। बच्चों, अब हम देखते हैं कि एक नीति है विलय नीति। यह विलय नीति क्या है? अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई थी जिसे विलय नीति कहा जाता था। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने क्या तर्क दिया कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। यानी कि जो यहाँ का अवध का शासक था, नवाब था, उसके कुशासन से मुक्ति का नारा दिया और अवध पर कब्जा किया। अपने प्रिय नवाबों को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि किस तरह से नए शासन की स्थापना हुई। 1857 के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। 1857 का जो सिपाही विद्रोह था वह किस तरह हुआ, उसके लिए हम अगले अध्याय 5 में हम विस्तार से पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे
जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर ली थी। ब्रिटिश इलाके को उस समय 3 प्रशासकीय इकाइयों में बांटा गया था। आप देख पा रहे हैं कि इन 3 प्रशासकीय इलाकों में और इन 3 प्रशासकीय इलाकों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उनके समय 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था और उन सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई शासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में भी उसने कई सुधार किए हैं। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था उन्होंने लागू की थी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया था कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जो कि अंग्रेज होते थे। यूरोपीय और हिंदू पंडित इनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंदर थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था। N.B. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जो आज आप देख पा रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ कलेक्टर जिला का सबसे हेड होता है। उसी तर्ज पर आज भी हमारा सिस्टम काम कर रहा है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व नागरिकों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उनका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ला दिया। अर्थात जब ये कलेक्टर की नियुक्ति की, कलेक्ट्रेट स्थापित किया गया, तो जो पुरानी जो सत्ता का केंद्र था वो बदल गया। अब सारा सत्ता का जो केंद्र है वो कलेक्ट्रेट बन गया। बच्चों, इस बीच हम देखते हैं कि कंपनी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ने अपने यहाँ फौज का भी निर्माण किया। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता तो सैनिक शासन ही थी, सैनिक सत्ता ही थी, सैनिक ताकत ही थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे, जो भारतीय सब सिपाही का ही एक रूप था, बदला हुआ। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ाई लड़ रही थी, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। इस तरह हम बच्चों देखते हैं कि
ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था, लेकिन जब भाप से चलने वाली इंजन का आविष्कार हो गया तो भाप से चलने वाले जो जहाज़ होते थे उनसे यात्रा 3 हफ्ते में सिमट गई। जहां 6 से 8 महीना का समय लगता था भारत पहुंचने के लिए, अब वह 3 हफ्ते में पहुंच जाते थे। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। जब आने में सहूलियत हो गया तो ढेर सारे लोग यहाँ आने लगे। आप देख सकते हैं कि 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले पाठ में और आगे की जानकारी भी शेयर करेंगे। आपने इस पाठ को ध्यान से सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि यह आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और इस तरह की वीडियो को और भी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।